नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इतिहास के अगले भाग के बारे में। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने आप लोगों को पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ा दिया था। दोस्तों आज हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो पहला साहित्यिक स्रोत हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में। तो दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ में पहला आता है वेद। वेद क्या था दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता के बाद हम लोगों को मध्य एशिया से बोला जाता है कि भारत में आर्यों का निवास हुआ। आर्यों का निवास हुआ। आरंभ में ये ग्रामीण सभ्यताएं थी जहाँ पे ऋषि मुनि का निवास था। ऋषि मुनि का क्या था? निवास था। दोस्तों तो वेद आखिर जरूरी क्यों था? तो दोस्तों आर्यों द्वारा रचित ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें वेद था, वेद उस समय आर्यों के रहन सहन, पशुपालन, आर्यों का रहन सहन, पशुपालन, आर्थिक, धार्मिक, जीवन पर प्रकाश डालता है, यानी इनलाइटमेंट करता है। किस पे? आर्यों के। तो आर्यों का अगर लाइफ को जानना हो, आर्यों के लाइफ यानी कि उनके रहन सहन, उनके आर्थिक, उनके सामाजिक, उनकी जो जीवन शैली थी, रहन सहन, वो पशुपालन करते थे कि नहीं, खेती करते थे कि नहीं, उन लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट था, इसकी जानकारी के लिए हम वेद का सहारा लेते हैं। और वेदों की संख्या कुल 4 है। वेदों की संख्या कुल 4 है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि चारों वेदों के बारे में। दोस्तों पहला वेद है ऋग्वेद, जो आर्यों द्वारा रचित सबसे प्राचीन या सबसे पहला वेद कह सकते हैं। सबसे पहले आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की, इसीलिए हम लोग ऋग्वेदिक सभ्यताएं पढ़ते हैं। और ऋग्वेद के बाद की सभ्यताएं को हम लोग उत्तर ऋग्वेदिक काल, आफ्टर ऋग्वेदिक बोलते हैं। उत्तर ऋग्वेद, वैदिक काल और एक होता है ऋग्वेदिक काल। तो जिस समय ऋग्वेद की रचना की जा रही थी उसको ऋग्वेदिक काल, और जब ऋग्वेद की रचना हो गई और बाकी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की जा रही थी उसको हम लोग उत्तर ऋग्वेदिक काल बोले। तो ऋग्वेदिक काल के जो प्रमुख फैक्ट है, सबसे प्राचीन वेद है। दूसरा ऋचाओं यानी मंत्रों में व्यक्त ये वेद है, यानी कि ऋग्वेद में बहुत सारे देवताओं को समर्पित मंत्र हैं, जैसे देवता सोम, गायत्री। अलग अलग में कहाँ क्या है ये सभी चर्चा करेंगे। तो अलग अलग मंडल में अलग अलग सूक्त है और उस सूक्तों में इतनी ऋचाएँ हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि मान लीजिए कि किसी एक ज्योग्राफी का किताब है, अगर इसको आप ज्योग्राफी का किताब को वेद मान लें तो इसमें बहुत सारी अध्याय होती हैं, जिसमें कि पवन हो गया, अगर पवन के बाद स्थल पढ़ते हैं, समुद्र पढ़ते हैं, और फिर समुद्र में भी बहुत सारे पढ़ाते हैं, मछलियों के बारे में, समुद्री जीव के बारे में। तो इसी तरह वेद है। तो वेद में 10 मंडल हैं। किसमें? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अब हर एक मंडल को मिला के टोटल 1028 सूक्त है, और सभी सूक्तों में 10,580, कहीं कहीं 10,462 भी मिलता है लुसेंट जैसे बुक में। लेकिन इतने आपको ऋचाएँ यानी कि इतने मंत्रों की संकलन है ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, और ऋग्वेद के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों ऋग्वेद में पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद का एक उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का एक उपवेद है आयुर्वेद।
और ऋग्वेद के पढ़ने वाले को, जो ऋग्वेद की स्टडी करते हैं, जो ऋग्वेद का उच्चारण करते हैं, उसको बोलते हैं होत्री। उसको क्या बोलते हैं? होत्री। ऋग्वेद के उच्चारण करने वालों को हम लोग होत्री बोलते हैं। चलिए दोस्तों, ऋग्वेद के बारे में और हम जानकारी लेते हैं थोड़ा। तो ऋग्वेद के प्रमुख मंडलों के बारे में तीसरा मंडल गायत्री मंत्र के बारे में बताता है। दोस्तों एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है कि देवता सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ये किस मंडल में है। कृषि की जानकारी, ये नया क्वेश्चंस आया था एग्जाम में एसएससी में कि कृषि की जानकारी किस मंडल से, तो चौथे मंडल से। देवता सोम का उल्लेख 90वें मंडल से। चतुर्सवर्ण यानी कि 4 कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दोस्तों ऋग्वेद के समय कास्ट जो थे वो काम के हिसाब से, यानी जो पूजा करवाते थे उनको ब्राह्मण, जो युद्ध करते थे उनको क्षत्रिय, जो कि खेती बाड़ी करते थे या फिर जो व्यापार करते थे उसको वैश्य, और जो साफ सफाई का काम करते थे उनको शूद्र कहा जाता था। चतुर्सवर्ण यानी कि ऋग्वेद में जो कास्ट व्यवस्था थी वो काम पे आधारित थी, वो जन्म पे आधारित नहीं थी। आज क्या होता है कि अगर ब्राह्मण में कोई पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण हो गया, नहीं। पहले होता था कि जो पूजा करा सकता था केवल वही ब्राह्मण होता था। तो ऋग्वेद में ये थोड़ा अच्छा चीज़ था। और ऋग्वेद में जो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो ऐतरेय और कौशिकीय है, जो आपको 2 ब्राह्मण ग्रंथ पूछा जाता है। दोस्तों ऋग्वेद से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों हमने बता दिया है, आप इसको नोट डाउन करें और एक बार बहुत अच्छे से पढ़ें। चलिए इसके बाद दोस्तों हम अगले वेद की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले ऋग्वेद के बारे में एक फैक्ट है जो कि हम आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों जो एक मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संघ जो यूनेस्को का एक भाग है, उसने ऋग्वेद को संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने ऋग्वेद को साहित्य मानव धरोहर यानी साहित्यिक में मानव धरोहर के रूप में शामिल किया है। दोस्तों ये एक नया क्वेश्चन है, ये से पूछा जाता है कि मानव धरोहर के रूप में किस वेद को शामिल किया गया है, तो दोस्तों वो होगा ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद के बारे में जो लास्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो बताते हैं कि गंगा का वर्णन यानी गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार, यमुना का 3 बार, इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ यानी मंत्र और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ यानी मंत्र का रचना की गई है। राजसूय यज्ञ जो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ाए थे, ऐतरेय और कौशिकीय, तो राजसूय यज्ञ का उल्लेख इसमें मिलता है। तो ये सभी उल्लेख हैं, मतलब जिनके बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है। तो गंगा के बारे में 1 बार, यमुना के बारे में 3 बार, राजसूय यज्ञ का वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, इंद्र के बारे में 250 मंत्र और अग्नि के बारे में 200 मंत्र हैं, जो ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। दोस्तों 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट ऋग्वेद से रिलेटेड जो राष्ट्र हैं कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया, जो राजा पुरुष और 10 राज्यों के बीच में पुरुषनी यानी रावी नदी, जो आज के डेट में रावी नदी है, इसके तट पे 10 राज्य युद्ध किया गया था, जिसका वर्णन 7वें मंडल में मिलता है। और 8वें मंडल के हाथ से लिखे हुए ऋचाएँ या मंत्रों को खील बोलते हैं। दोस्तों ये याद रखिएगा कि 10 राज्य युद्ध बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 10 राज्य युद्ध जो है किस मंडल में लिखा गया है, वर्णन किया गया है, तो ये 7वें मंडल में, जबकि 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाएँ यानी कि मंत्रों को खील कहा गया है।